चलो बेटा, है ना, कल हम लोगों ने लास्ट में ग्रुप 15 में नाइट्रिक एसिड के प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज तक डिस्कशन कर लिया था। बस हो गया, हो गई बातें। और करनी थोड़ी देर कर लो आराम से, कल देख लेंगे, फिर लास्ट लेक्चर जिस दिन होगा उस दिन वसूल कर लेंगे। क्या है, 10 मिनट यहाँ अब आराम बात कर लो, फिर कल 10 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे, क्या दिक्कत है ना। हो गई बातें। अलग ही लेवल पे रहते हो, मतलब लड़कियां बात करें समझ में आता, तुम्हारे अलग गुण हो रहे हैं, उनके तो चलो वरदान मिला हुआ उनको तो, है ना। तुम्हें थोड़ी वरदान मिला, तुम तो शांत रख सकते हैं, गुण आ जाते कुछ कुछ थोड़े थोड़े, है एक्वायर्ड है। चलो कोई बात नहीं, इंडक्शन इंडक्शन। चले, नाइट्रिक एसिड के बारे में कल डिस्कशन हो गया था। अब नाइट्रिक एसिड के बाद अगर हम लोग बात करें तो ग्रुप 15 में जो अगला कंपाउंड है वो कौन है बेटा, फॉस्फीन। ठीक है, फॉस्फोरस के 3 कंपाउंड्स के ऊपर डिस्कशन करना है। पहला कंपाउंड फॉस्फीन है, और इसके अलावा 2 कंपाउंड और पढ़ेंगे, दैट इज PCl3 एंड PCl5। ठीक है, तो सबसे पहले इसके 2 प्रिपरेशन है, ऑलरेडी दोनों पढ़े हुए प्रिपरेशन है, रिएक्शन लिख दे रहा हूं मैं। चले, है ना, प्रिपरेशंस की अगर हम लोग बात करें तो 2 प्रिपरेशंस आपके सामने लिखी हुई है। पहला प्रिपरेशन अगर आप देखें तो फास्फोरस का रिएक्शन किससे करा है बेटा, कौशिक दास से। ऑलरेडी पड़ा हुआ रिएक्शन है, आयो बाहर कल संबित पात्र आपको बताया था। तो इसमें जब ये रिएक्शन होती है NaOH के साथ तो डिसप्रपोर्शनेशन होता था, 2 टुकड़े होते थे। एक टुकड़ा आपको बोला था जमीन में गाड़ देता है, मतलब मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट वाला प्रोडक्ट मिलेगा, दैट इज -3। और एक बोला था हाइपोअस वाला प्रोडक्ट मिलेगा। और फास्फोरस का ईक एसिड क्या बनता है बेटा, +5 वाला अस एसिड बनता है +3 का, और हाइपोअस एसिड बनता है +1 में। तो हाइपोअस एसिड की बात करें तो हाइपोफॉस्फोरस एसिड जो होता है उसका फॉर्मूला होता है H3PO2। तो H3PO2 में से बेसिसिटी 1 होती है, याद करने को बोला था। तो एक हाइड्रोजन निकला, उसके बदले कौन बैठेगा बेटा, सोडियम। तो सोडियम हाइपोफॉस्फाइड, क्योंकि अस एसिड का आयन क्या बनता है बेटा, आइट। तो हाइपोफॉस्फोरस एसिड का आयन क्या बनेगा, हाइपोफॉस्फाइड। और सोडियम जुड़ा हुआ तो इसको क्या बोलते हैं बेटा, सोडियम हाइपोफॉस्फाइड। अब एक बात ये आती है कि यहां पर आप रिएक्शन देखें, जब हमने आयो बाहर कल संबित पात्रा वाली रिएक्शन देखी थी, है ना, तो उसमें आपको कंडीशंस बताई थी कि वो सारी रिएक्शन जब आप देखें, जहां पर आपने लिख रखा है इस ब्लॉक में, पहुंचो जरा वहां तक, फटाफट पहुंचो। इस ब्लॉक में जहां NaOH की रिएक्शंस लिखी है पहली कॉपी में, ये इतना P ब्लॉक में लिखा तूने, अच्छा। ठीक है, वहां पर जब हम बात कर रहे हैं रिएक्शंस की, तो वहां पर आप थोड़ा फोकस करिएगा जो पॉइंट बोल रहा हूँ। फॉस्फोरस का रिएक्शन, सल्फर का रिएक्शन, है ना, क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन का रिएक्शन कराया गया था। और जब इन सबका रिएक्शन हमने NaOH के साथ कराया था, तो प्रोडक्ट्स की अगर हम लोग बात करें तो क्या क्या प्रोडक्ट्स कहाँ कहाँ पर मिल रहे थे, तो आपको बोला था सबसे पहले तो हर केस में आपको मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट वाला प्रोडक्ट मिलेगा। तो यहाँ पर क्या लिखा गया था बेटा, PH3, और साथ में लिखा गया था NaH2PO2, यही प्रोडक्ट है। दूसरा यहाँ पर लिखा गया था Na2S, और यहाँ पर लिखा गया था Na2S2O3। ठीक है, यहाँ पर लिखा गया था NaCl और NaOCl, यहाँ पर लिखा गया था NaBr और साथ में NaOBr, और यहाँ पर लिखा गया था NaI और साथ में NaOI। ठीक है,
अब आप थोड़ा उस रिएक्शन पे फोकस करेंगे तो आपको बोला था एक तो मिनिमम स्टेट वाला प्रोडक्ट मिलेगा, तो यहाँ पर हर जगह मिनिमम स्टेट क्या था, ये -3 था, ये -2 था, और ये सारे क्या थे बेटा -1। और हाइपोस वाला प्रोडक्ट बोला था, तो बेटा इसका तो +1 वाला होता है हाइपोस, इसका +2 वाला होता है हाइपोस, और इन सबका हाइपोस कौन सी स्टेट में होता है बेटा +1 वाला। पर आप जरा इन रिएक्शन को फोकस करें तो एक खास बात यह है कि बाकी सारी जो रिएक्शंस हो रही है वहां पर आपको सोडियम दिख रहा है। फोकस करें, बाकी सब में क्या दिख रहा है, सोडियम। और यहां पर क्या दिख रहा है, हाइड्रोजन दिख रहा है या सोडियम दिख रहा है, हाइड्रोजन। यहां पर भी बाकियों की तरह Na3P मिलना चाहिए था, तो क्यों नहीं मिल रहा उसका कारण समझे। चलिए, तो ये आप यहां पर रिएक्शन ध्यान रखेंगे कि इस तरह की कुछ कंडीशन आपको यहां पर देखने को मिल रही है। तो फॉस्फीन का ये पहला प्रिपरेशन है, और इसके बारे में एक बात लिखता है एनसीईआरटी, ये रिएक्शन इनर्ट एटमॉस्फेयर ऑफ CO2 में होता है। कहां होता है, इनर्ट एटमॉस्फेयर ऑफ CO2, मेंशन कर लेना फर्स्ट रिएक्शन के आगे, इनर्ट एटमॉस्फेयर ऑफ CO2। इनर्ट एटमॉस्फेयर में क्यों ये रिएक्शन कराते हैं उसकी बात समझिएगा। एक्चुअल में फॉस्फोरस जो होता है P4 हाईली रिएक्टिव होता है ड्यू टू एंगल स्ट्रेन। व्हाइट फॉस्फोरस के लिए हमने बात करी थी एलोट्रॉप्स में। तो अगर आपने इस व्हाइट फॉस्फोरस को, है ना, नॉर्मल एटमॉस्फेयर में रिएक्शन करवाया, तो बेटा ये फॉस्फोरस सबसे पहले ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके अपना ऑक्साइड बना लेगा, तो आपको ये कंपाउंड नहीं मिलेंगे। और इसीलिए ऑक्सीजन से रिएक्ट करने के लिए, बचाने के लिए इसको CO2 के इनर्ट एटमॉस्फेयर में रिएक्शन कराते। तो वहां लिखा हुआ है ये रिएक्शन कहां होती है, इनर्ट एटमॉस्फेयर ऑफ CO2। ठीक है, तो वो पॉइंट ध्यान रखिएगा। सेकेंड रिएक्शन पे आइए, देखिए कैल्शियम फॉस्फाइड, इसका हाइड्रोलिसिस हम लोगों ने पढ़ा था, हाइड्रोलिसिस ऑफ कार्बाइड नाइट्राइट फॉस्फाइड में पढ़ा था। तो अब देखिए आपको वाटर दिख रहा है, समझ में आना चाहिए। इसको ब्रेक करेंगे, कैसे ब्रेक करेंगे, H+ और OH-। OH अटैक करेगा कैल्शियम पे, तो कैल्शियम का क्या बनेगा, हाइड्रोक्साइड, और H+ अटैक करेगा फॉस्फोरस पे, तो क्या बन जाएगा बेटा PH3। तो ये दो रिएक्शंस आपकी पड़ी हुई है। अब प्रॉपर्टीज पे आते हैं। एक मछली, हाँ, तो बस पहला पॉइंट लिखें, इट हैज रॉटन फिश लाइक स्मेल, है ना, रॉटन फिश लाइक स्मेल प्रॉपर्टी है इसकी। इट हैज रॉटन फिश लाइक स्मेल। दूसरा पॉइंट लिखें, इट कैन एक्ट एज अ ल्यूइस बेस, लोन पेयर है भाई इसके पास, तो ल्यूइस बेस हो सकता है, इट कैन एक्ट लाइक अ ल्यूइस बेस। तीसरा पॉइंट लिखें, when CuSO4 when CuSO4 and HgCl2 when CuSO4 and HgCl2 react with phosphine, then their respective phosphides are formed. Then their respective phosphides are formed. चले, अब यहां पर ध्यान देना, CuSO4 का रिएक्शन फॉस्फीन से और HgCl2 का रिएक्शन फॉस्फीन से करा रहे हैं। तो मैंने आपको बोला था डबल डिस्प्लेसमेंट और हीटिंग वाली ज्यादातर रिएक्शन दिखेंगे। आप यहाँ पर डबल डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से इमेजिन करिए, इस पे +2 है, इस पे -2 है, फॉस्फोरस पे -3 है। H और P का EN अप्रोक्सीमेटली सेम होता है, लेकिन ऑक्सी एसिड में बताया था फॉस्फोरस स्लाइटली मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो इस पे -3, इस पे +1 है। तो इसका H+ अटैक करेगा सल्फेट पे, तो H2SO4 बनेगा, और फॉस्फोरस का -3 और कॉपर का +2, तो ये आपस में जुड़ के बनाएंगे कॉपर फॉस्फाइड, और कॉपर फॉस्फाइड का फॉर्मूला क्या बन जाएगा बेटा, Cu3P2। और सिमिलरली यहां पर आपको क्या मिल जाएगा, H2SO4। अगली रिएक्शन देखें आप यहां पर, ये जो -3 फॉस्फोरस का किस पे अटैक करेगा, Hg पे, और जो Cl है वो किसके साथ जुड़ जाएगा बेटा, हाइड्रोजन के साथ। तो यहां पर आपको मर्क्यूरी का फॉस्फाइड मिल जाएगा Hg3P2, और साथ में क्या मिल जाएगा, HCl। तो यही पॉइंट आपको लिखाया गया है।
चलिए इसके बाद अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, तो अगला पॉइंट क्या है, एनसीईआरटी लिखता है इसके बारे में कि फॉस्फीन जो होता है, ठीक है, ये अगर आपने किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के कांटेक्ट में ला दिया तो ये एक्सप्लोड हो जाता है, ठीक है। तो स्टेटमेंट बोल रहा हूं, लिखिएगा, when phosphine comes in contact when phosphine comes in contact when phosphine comes in contact with oxidizing agents like HNO3 comma Cl2 comma Br2 HNO3 Cl2 Br2, then it explodes ठीक है। तो एक्सप्लोसिव नेचर का होता है। अब ये जो पॉइंट है इसमें सुनना मेरे बात ध्यान से, एक्चुअल में क्या होता है, जो फॉस्फीन है वो -3 में बैठा हुआ है, वो जब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के कांटेक्ट में आएगा तो पहले 0 पे जाएगा। कौन से स्टेट पे जाएगा? 0। जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा था आयोबार्कल संबित पात्रा में, तो मिनिमम स्टेट पे जा रहा था, जैसे फास्फोरस 0, सल्फर 0 और हेलोजन 0, तो मिनिमम पे गया था। यही रिएक्शन रिवर्स भी होगी अब आगे चल के। तो अगर कभी हेलोजन मिनिमम पे मतलब -1 पे या सल्फर -2 पे या फास्फोरस -3 पे, तो हमेशा जब ऑक्सीडाइज होगा तो पहले कौन से स्टेट पे जाएगा? 0। बहुत खास बात है, काम आएगा आगे, ठीक है। तो फास्फोरस -3 से गया 0 पे, 0 के बाद फास्फोरस पे, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सामने बैठा है, वो ऑक्सीजन देगा, ऑक्सीडाइज करेगा, और ऑक्सीजन देगा तो P2O5 बनेगा, और P2O5 एक्सप्लोसिव नेचर का होता है, मतलब फास्फोरस का एक तरह से कंबशन होता है। इसीलिए तो हमने ऊपर वाली रिएक्शन को भी इनर्ट एटमॉस्फेयर ऑफ CO2 में कराया, क्योंकि फास्फोरस को अगर ऑक्सीजन मिलेगा रिएक्ट करेगा। और आगे आप पढ़ोगे होम सिग्नल, उसमें एक स्मोक स्क्रीन का बात आता है, वो स्मोक स्क्रीन P2O5 की वजह से ही बनता है। तो फास्फोरस ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आके क्या होता है? एक्सप्लोड होता है या बर्न होता है, इस तरह की बात आती है, ठीक है। अगला पॉइंट जो है यहाँ पर, उसके बारे में डिस्कशन कर रहा हूं, बट एक खास बात सुने यहाँ पर। आगे बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है या अगला जो पॉइंट है, एक तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वाला पॉइंट आपको लिखा दिया। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है? ये जो फॉस्फीन होता है, ये रिएक्शन लिख ली सबने? हाँ। अगला जो पॉइंट है वो क्या बोलता है कि जो फॉस्फीन है, प्योर फॉस्फीन जो होता है बेटा, ये बर्न नहीं होता है, इट इज नॉन फ्लेमेबल। स्टेटमेंट बोल रहा हूं, लिखना, प्योर फॉस्फीन इज नॉन फ्लेमेबल, प्योर फॉस्फीन इज नॉन फ्लेमेबल, but it becomes flammable. Pure phosphine is non-flammable, but it becomes flammable due to presence of impurities like इधर देखें, P4 and P2H4 है ना, ये लिख लेना, due to presence of impurities like P4 and P2H4। आगे लाइन चेंज करके लिखें, टू प्यूरिफाई comma it is passed through, to purify it is passed through HI and then further
and then further reacted with KOH, and then further reacted with KOH to produce pure phosphine, ठीक है। तो देखिए अभी रिएक्शन को समझने की कोशिश करिएगा। यहां पर आपको क्या दे रखा है बेटा, pH3 दे रखा है। देखो ना, एक ये जो पूरा स्टेटमेंट, इसको समझने की कोशिश करें। फॉस्फीन जो होता है, अगर फॉस्फीन प्योर है तो नॉन फ्लेमेबल है। नॉन फ्लेमेबल है मतलब जलता नहीं है। और अगर फॉस्फीन में इंप्योरिटी आ जाए बनते वक्त, है ना, जब ये रिएक्शन आप कराते हैं सब प्रिपरेशन थोड़ी बहुत इंप्योरिटी उसके साथ आती है। और इंप्योरिटी कौन सी आती है बेटा, P4 और P2H4। और ये जो P4 है, अभी मैं इसके बारे में बार बार बात करते चल रहा हूं। P4 अगर ऑक्सीजन के कॉन्टेक्ट में आया तो ये स्मोक प्रोड्यूस करता है, मतलब इसका कंबशन होता है, ये बर्न होता है। तो प्योर फॉस्फीन तो बर्न नहीं होता, लेकिन अगर प्योर फॉस्फीन में ये इंप्योरिटी है तो वैसा फॉस्फीन जो है, इम्प्योर फॉस्फीन जो है, वो बर्न करता है। अब हमें इंप्योरिटी हटानी है। क्यों हटानी है? बाय चांस भाई ये केमिकल है और इंप्योर फॉस्फीन, और इसको, ये अपने घर का तो खेती है नहीं, इंडस्ट्री में रखा हुआ कहीं पे, और बाय चांस वो एयर के कांटेक्ट में आ गया, आग लग जाएगी, सब तहस-नहस हो गया। ठीक है, तो उसको बचाने के लिए इंप्योरिटी हटाना होता है, ताकि इंप्योरिटी हटा दे। प्योर फॉस्फीन को स्टोर कर भी दिया, कभी एयर के कांटेक्ट में आ भी गया तो कम से कम बर्न नहीं होगा। तो इंप्योरिटी हटाना। अब इंप्योरिटी कैसे हटाना है वो समझिएगा। प्योर फॉस्फीन के साथ P4 एंड P2H4 प्रेजेंट है ना, तो ये प्योर फॉस्फीन के साथ जब ये दो है तो इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं बेटा, इंप्योर फॉस्फीन। और इंप्योर फॉस्फीन को किससे रिएक्शन करा रहे हैं? HI के साथ। अब बात ये आ रही है कि PH3 के पास क्या लोन पेयर है या नहीं है बेटा? है। P4 के पास लोन पेयर है, P2H4 के पास लोन पेयर है। सामने कौन आ रहा है? I। क्या ये तीनों लीविस बेस की तरह काम कर सकते हैं? यस। सामने कौन आ रहा है? एसिड। सामने कौन आ रहा है? तो अब बात ये आ रही है कि हम क्या बोलने वाले हैं अभी, कि ये दोनों तो रिएक्ट नहीं करेंगे HI से, लेकिन ये करेगा। अबे लोन पेयर तो सबके पास है। फिर सुनो, और क्या बना लेगा? PH4I बना लेगा। और ये जो PH4I बना, तो अब आप देखो इंप्योरिटी तो पीछे रह गई, और प्योर फॉस्फीन जो था वो किससे रिएक्ट कर गया? HI से। क्या बना लिया? PH4I। अब ये जो PH4I बना, इसके बारे में कल हम लोगों ने डिस्कशन किया था जब हमने प्रिपरेशन पढ़ी थी अमोनिया की। तो उसमें पहला प्रोसेस हमने पढ़ा था यूरिया, तीसरा प्रोसेस पढ़ा था हेबर। बीच में जो प्रोसेस था वो था कि कोई अमोनियम सॉल्ट का जब अल्कली से रिएक्शन होता है, ये वही रिएक्शन है। और मैंने वहीं पे बोला था कि जो अपन अमोनिया के लिए पढ़ते हैं वैसे ही फॉस्फीन में देखने को मिलता लगभग। तो ये और ये डबल डिस्प्लेसमेंट दिखाएंगे। के और आई आपस में रिएक्शन करके क्या बनाएंगे बेटा? KI। और इसका OH निकल के फॉस्फोनियम आयन पे जाएगा तो PH4OH बनेगा। और PH4OH को ब्रेक करके कैसा लिखा गया बेटा? PH3+H2। जैसे लास्ट क्लास में हमने NH4OH को क्या लिखा था? NH3+H2। अब ये जो फॉस्फीन आपको मिल रहा है ये प्योर फॉस्फीन है, क्योंकि इंप्योरिटी ने HI से रिएक्शन नहीं किया था। तो ये इसको प्योरीफाई करने का मेथड है। छाप लो इसको फटाफट। चलिए अभी प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज के बाद एक लास्ट पॉइंट पे आते हैं, यूजेस। आपको पता होम्स सिग्नल के बारे में बात होती है बेसिकली। तो होम्स सिग्नल क्या है उसके बारे में स्टेटमेंट लिखा देता हूं। होम सिग्नल और स्मोक स्क्रीन, दो बातें आएंगी यहां पर। यूजेस हेडिंग डाल लें, स्टार मार्क कर लेना। यूज पूछा जाता बहुत बार, ठीक है।
क्योंकि ये रियल लाइफ में काम आने वाला यूज है। कभी बाई चांस शिप विप पे जाए तो काम आ जाएगा, किसी की जिंदगी बचा सकते हो, है ना, खुद की भी बचा सकते हो, किसी और की तो छोड़ो, पहले खुद की बचा लेना, तो उसमें काम आ जाएगा होम सिग्नल, है ना, थोड़ा इंपॉर्टेंट यूज है, इसलिए बोर्ड्स में बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। चलिए स्टेटमेंट बोल रहा हूं, लिखना यूजर्स के बारे में। स्पॉन्टेनियस कंबशन ऑफ फॉस्फीन, स्पॉन्टेनियस कंबशन ऑफ फॉस्फीन और ये फॉस्फीन इम्प्योर है, ध्यान रखना, प्योर फॉस्फीन का कंबशन नहीं होता है ना। तो स्पॉन्टेनियस कंबशन ऑफ फॉस्फीन is used as a signal known as Holmes signal, ठीक है। अब देखिए ये सिग्नल क्या होता है एक्चुअल में, इसका एप्लीकेशन क्या है उसके ऊपर बात करते हैं, अभी आगे का स्टेटमेंट लिखवाता हूं। फिर आप लोगों ने पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन देख रखी होगी, है ना, या ऐसी कोई भी मूवी जहां पर शिप वगैरह का मेंशन होता है, तो हाँ हाँ बहुत बड़े, टाइटैनिक की याद आती है, मालूम मेरे को, है ना। अभी टाइटैनिक की बात कर लेंगे थोड़ी देर में, रुक जाओ। अब क्या हो रहा है, कोई भी मूवी वगैरह देखिए जहां पर शिप वगैरह है, तो आप देखते हो शिप पे ऐसे वुडन टाइप के कंटेनर दिखाते हैं, ऐसे डब्बे रखे रहते हैं लकड़ी टाइप के। तो उनमें वैसे तो बहुत सारों में फ्यूल वगैरह, खाना वगैरह, ऐसी बहुत सारी चीजें होती है, बट उनमें कईयों में केमिकल्स होते हैं, और वो केमिकल्स होता है कैल्शियम कार्बाइड और कैल्शियम फॉस्फाइड, ये दो केमिकल्स होते हैं मेनली। तो कभी भी क्या होता है एक्चुअल में, ये पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन देख के ऐसा लगता है कि मूवी है ना, ऐसा एक्चुअल में होता है, ठीक है। कैरिबियन का मतलब वेस्ट इंडीज, क्रिकेट देखते होगे तो पता होगा, कैरिबियन वेस्ट इंडीज होता है। और वहां पर मतलब वो वैसे जैक स्पैरो टाइप का ड्रेसअप नहीं होता उनका, लेकिन एक्चुअल में पायरेट्स होते हैं। तो जब ये शिप्स वगैरह में कंसाइनमेंट वगैरह जाते हैं ना समुद्र के रास्ते, तो वहां डकैती वगैरह होती है उनकी भी, है ना, और शिप्स वगैरह कैप्चर कर ली जाती है, लूटमार होती है, और इसी तरह से कभी, है ना, वहां पर अटैक हो गया, कुछ भी हो गया, तो शिप जब जा रही है तो शिप पे कोई डेंजर आ गया, बाई चांस XYZ किसी भी टाइप का डेंजर आ गया, टाइटेनिक जैसे क्रैश हो गया, कुछ भी हो गया, तो अब वहां पर जो अंदर बैठा उसको, वहां पर समुद्र में तो कोई आएगा नहीं कि दौड़ के आ गया बोले बचा लो बचा लो बचा लो, वहां कौन आने वाला, कोई नहीं आ रहा, दूर दूर तक कोई नहीं है, ठीक है। तो वहां पर उनको डेंजर साइन दिखाने के लिए एक सिग्नल की जरूरत पड़ती है। वहां ऐसा तो नहीं कि जेब में से फोन निकाला, हेलो अंबानी, जियो जियो, एयरटेल कुछ नहीं चलेगा वहां, नेटवर्क की कोई फैसिलिटी नहीं है। तो वहां पर सैटेलाइट वेटेलाइट तो ठीक है, बट अगर वहां पर और कोई तरह का फैसिलिटी नहीं मिल रहा, तो उनके पास एक सिग्नल हमेशा होता है, जिसको क्या बोलते हैं बेटा, होम सिग्नल। अब ये सिग्नल के लिए क्या होता है, वो जो कंटेनर होता है उनमें केमिकल्स होते हैं, और उन केमिकल्स को आपको पानी में डालना होता है। तो जो डब्बा है, डब्बे को पानी में डालना, लेकिन छेद करके, है ना, क्योंकि ऐसे डब्बा डाल दिया फिर इंतजार कर रहे, बोले हाँ पढ़ा था केमिस्ट्री में, आएगा आएगा आएगा, कोई बचाएगा, कुछ नहीं होने वाला है ना। डब्बे में छेद करके, पियर्स करके डब्बे को आपको पानी में डालना होता है। उससे क्या होता है, ये केमिकल जो है ये वाटर के कांटेक्ट में आएंगे। कांटेक्ट में आने का मतलब बेसिकली इनका हाइड्रोलिसिस होगा, और जब इनका हाइड्रोलिसिस होगा तो इसके केमिकल्स हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, प्रोडक्ट्स हम लोग जानते हैं। तो यहां पर आपको मिलता था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और ये एसिटिलीन है, एसिटिलाइड है, तो आपको एसिटिलीन गैस मिलेगा। और ये अभी हम लोगों ने प्रिपरेशन पढ़ा है इसका, तो CaOH ट्वाइस आएगा, और साथ में क्या आएगा बेटा, फॉस्फीन। तो CaOH ट्वाइस जो है ये तो पानी में डिसॉल्व हो जाएगा, क्योंकि बेस है ना, तो मेटल हाइड्रोक्साइड है, पानी में डिसॉल्व हो जाता है ना, अल्कलाइन अर्थ मेटल है बेसिकली। और ये दोनों में से ये हमारे काम का है। और ये जो फॉस्फीन है ये कैसा है बेटा, प्योर या इम्प्योर, इम्प्योर। इसका रोल सिर्फ इतना है कि ये कंबशन को सपोर्ट करेगा। एसिटिलीन वेल्डिंग आपने सुना होता है, तो ये बस यहां पर कंबशन को सपोर्ट कर रहा है, और कोई खास काम नहीं इसका। तो ये जो इम्प्योर फॉस्फीन निकल रहा है, सपोज ये लेयर है ना, सी वाटर है, और यहाँ पर डब्बे को, कंटेनर को आपने फेंका, या हाइड्रोलिसिस हुआ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो डिसॉल्व होते होते चला गया, और ये जो गैस है ये राइस करेगी बेटा ऊपर। अब राइस करने से क्या होगा, फॉस्फीन जैसे जैसे ऊपर जा रहा है, इम्प्योर फॉस्फीन है, O2 के कांटेक्ट में आएगा, और O2 के कांटेक्ट में आएगा तो उसका कंबशन हो जाएगा, और कंबशन होके फॉस्फोरस, बेसिकली इम्प्योर फॉस्फीन में फॉस्फोरस रिएक्ट कर रहा है, और वो कंबशन होके क्या फॉर्म करेगा, P2O5। P2O5 बोल दें या इसको P4O2N बोल दें। और जब इसका ये कंबशन होता है तो इसकी वजह से प्रोड्यूस होता है स्मोक, और वो स्मोक जो है वो काफी दूर दूर तक देखा जाता है, क्योंकि ये जैसे जैसे ऊपर जाते जाएगा स्मोक ऊपर ऊपर बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा। तो जैसे अपन दूर से रॉकेट निकलता है,
उसकी वो पूंछ अपने को दिख जाती है बहुत दूर तक, पता नहीं कहाँ होता, अपने को पर दिखता है। वैसे ये भी काफी दूर तक वो स्मोक जैसे से ऊपर जाएगा तो ये काफी दूर तक देखा जाता है, और जब दूर तक ये दिखता है तो उसको समझ लिया जाता है कि एक कोई डेंजर सिग्नल है। तो वहां पर आप जानते हैं सी शोर्स वगैरह पे वॉच टावर लगे होते हैं, कंटिन्यूअसली मॉनिटर कर रहे होते हैं, और ऐसा कोई सिग्नल मिलते जो भी बेस्ट पॉसिबल हेल्प होती है वो वहां तक पहुंचा दी जाती है। तो इस सिग्नल को क्या बोला जाता है? स्मोक, सॉरी, होम सिग्नल। और ये जो स्क्रीन बना धुएं का ऊपर जाते हैं इसको क्या बोलते हैं बेटा? स्मोक स्क्रीन। तो अभी जहां तक आपने लिखा है उसके आगे का पॉइंट बोल रहा हूं, लिखिएगा when containers having calcium carbide and calcium phosphide, when containers having calcium carbide and calcium phosphide are pierced and thrown in seawater, are pierced and thrown in seawater, pierced and thrown in seawater, then due to hydrolysis, some gases are evolved. Then due to hydrolysis, some gases are evolved. Full stop. The phosphine gas evolved. The phosphine gas evolved on combustion produces smoke screen. The phosphine gas evolved on combustion produces smoke screen. ठीक है, तो ये रिएक्शन आपके सामने लिखी हुई है, लिखना हो तो लिख लेना। तो ये ओवरऑल फॉस्फीन के बारे में जो भी पॉइंट्स हमें डिस्कस करने तो आ गए बेटे यहाँ पर। और अब जो लास्ट कंपाउंड्स हैं फॉस्फोरस के, एक PCl3 के बारे में डिस्कशन करना है और एक PCl5 के बारे में डिस्कशन करना है। दोनों को साइमल्टेनियसली डिस्कस कर रहे होंगे हम लोग, क्योंकि सेम टाइप की प्रॉपर्टीज है दोनों की। चलो बेटा ना, अभी यहाँ पर अभी हम लोग प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं अबाउट PCl3 एंड PCl5। ध्यान सुनेगा, PCl3 और PCl5 के अगर बारे में बात की जाए तो मैंने आपको बोलते हैं चैप्टर में ज्यादातर रिएक्शन आपको डबल डिस्प्लेसमेंट या हीटिंग की मिलेगी, पर नाइट्रिक एसिड ऑनवर्ड्स रेडॉक्स चालू हो गया एक तरह से, क्योंकि नाइट्रिक एसिड वाज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और अब यहाँ पर PCl3 PCl5 में भी आपको ज्यादातर क्या देखने को मिलेगा? रेडॉक्स देखने को मिलेगा। ध्यान से देखते जाएगा, समझ जाएगा। सबसे पहले हम लोग बना रहे बेटा PCl3 और साथ ही साथ हम लोग बना रहे PCl5। किसी भी एलिमेंट का हैलाइड बनाना है तो सीधा सा तरीका होता है कि उस एलिमेंट की रिएक्शन किससे करा दो बेटा? हेलोजन से। पर आपको ट्राइक्लोराइड और पेंटाक्लोराइड बनाना है, मतलब यहाँ पर लिमिटेड सप्लाई ऑफ क्लोरीन देना पड़ेगा और यहाँ पर एक्सेस सप्लाई ऑफ क्लोरीन देना होगा। तो बैलेंसिंग अगर हम करें तो 4 फास्फोरस के लिए यहाँ पर 12 क्लोरीन देने पड़ेंगे, तब जाके 4 मोल PCl3 बनेगा, और 4 फास्फोरस के लिए 20 है ना क्लोरीन आपको देना पड़ेगा, तब जाके 4 मोल PCl5 बनेगा। तो इसको लिमिटेड और एक्सेस भी लिख के दे सकता है। मैंने आपको बोल रखा है वो जो 4 ब्लीचिंग एजेंट होते हैं, कौन कौन से? ओजोन, H2O2, Cl2, है ना, ये सारे के सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी हो सकते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट भी हो सकते हैं और ब्लीचिंग एजेंट भी हो सकते हैं। अब आप देखो यहाँ पर इस रिएक्शन में Cl2 दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? आपको दिख रहा है। और Cl2 यहाँ पर रिडॉक्स करवा रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है Cl2 यहाँ पर। अब देखो Cl2 ने फास्फोरस को 0 से +3 पे पहुंचाया और यहाँ Cl2 ने फास्फोरस को 0 से +5 पे पहुंचाया, मतलब फास्फोरस का क्या करा उसने? ऑक्सीडेशन। और अगर ऑक्सीडेशन हुआ, रिडॉक्स साइमल्टेनियसली होता है, तो अगर किसी का ऑक्सीडेशन हुआ है तो किसी का रिडक्शन भी होगा, किसी का रिडक्शन भी होगा। तो बेसिकली एक रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, सेकंड रिएक्शन पे आइए।
फॉस्फोरस की रिएक्शन अब आप किससे करा रहे हैं, SOCl2 और SO2Cl2। SOCl2 को और SO2Cl2 को आप ऑर्गेनिक में पढ़ते हैं बहुत बार, तो आपको नाम कम से कम पता होने चाहिए, थायोनिल क्लोराइड और सल्फ्यूरिल क्लोराइड, क्योंकि एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम्स में, 12th बोर्ड में फॉर्मूला नहीं देता इस रिएक्शन में, नाम देता है। फॉस्फोरस रिएक्ट्स विद थायोनिल क्लोराइड। अब पता है तो ही हो पाएगा, वरना नहीं हो पाएगा। बोर्ड्स की बात कर रहा हूं, बोर्ड्स में जैसा आता हो सकता है यहां भी वैसे ही आ जाए, क्योंकि लेवल लगभग वही बना दिया है, तो कुछ भी हो सकता है, इसीलिए नाम के साथ फॉर्मूला याद रखिएगा इस केस में कम से कम, ठीक है। फॉस्फोरस में थायोनिल क्लोराइड, फॉस्फोरस के साथ सल्फ्यूरिल क्लोराइड। अब एक बात समझिए, ये SOCl2 और SO2Cl2 दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं बेटा। क्या होते हैं ये? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और दोनों में से पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सल्फ्यूरिल क्लोराइड होता है। कौन होता है? सल्फ्यूरिल क्लोराइड। कौन कितना पावरफुल है किससे पता चलेगा? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से, है ना। बट फिलहाल के लिए ऐसा देख ले, इसके पास ऑक्सीजन कम है, इसके पास ऑक्सीजन ज्यादा। जुगाड़ है ये, कॉन्सेप्ट नहीं है, फिर से बोल रहा हूं, बट ठीक है, इसमें चल जाएगा। जिसके पास ऑक्सीजन ज्यादा वो ज्यादा ऑक्सीडाइज करेगा, जिसके पास ऑक्सीजन कम वो कम ऑक्सीडाइज करेगा। तो ये फॉस्फोरस को कहां तक पहुंचा रहा है बेटा? +3 तक। और ये फॉस्फोरस को कहां तक पहुंचा रहा है बेटा? +5 तक। आगे सुनिए, जैसा कल हम लोगों ने एक्वारेजिया की बात करी थी कि जो नाइट्रिक एसिड था वो ऑक्सीडाइज कर रहा था, तो यहाँ ये सल्फर ने ऑक्सीजन देके ऑक्सीडाइज किया, सल्फर ने ऑक्सीजन देके ऑक्सीडाइज किया, और वो जो HCl होता था वो अटैक करके सॉल्ट बना देता था। वैसे इसका Cl इस पर अटैक करेगा और बनेगा PCl3, और इसका Cl यहां अटैक करेगा, क्या बनेगा? PCl5। लेकिन आप रेडॉक्स करा रहे हो, ध्यान से देखिए, तो बेटा फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन हो गया दोनों जगह, तो अब रिडक्शन भी कराना है। इन दोनों रिएक्शन में SO2 इज अ कॉमन प्रोडक्ट। ध्यान से देखिए, SO2 इज अ कॉमन प्रोडक्ट। अब आप यहां पर अगर चेक करते बेटे, तो यहां पर रिडॉक्स पूरा हो चुका है। क्यों? क्योंकि एक का ऑक्सीडेशन हो गया, दूसरे का क्या हो गया? रिडक्शन। यहां रिडॉक्स पूरा नहीं हुआ है, और इस वजह से यहां पर अभी एक और एक्स्ट्रा प्रोडक्ट मिलेगा आपको, और वो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट कौन मिलता है बेटा? S2Cl2, डाइमेरिक सल्फर का मोनोक्लोराइड है ये। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कभी क्वेश्चन आ जाए इसके ऊपर कि व्हाइट फॉस्फोरस रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिल क्लोराइड एंड व्हाइट फॉस्फोरस रिएक्ट्स विद थायोनिल क्लोराइड। In both the reaction, you get phosphorus chloride, common है, you get SO2, but in which of the following reaction you will get one more additional product? तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि वो additional product कहाँ मिलेगा बेटा? PCl3 वाली जो रिएक्शन है वहां पर मिल रहा होगा, तो ये खास बात बन सकती है इसमें, ठीक है। इसको नोट करें। प्रॉपर्टीज पे देखें, तो प्रॉपर्टीज में जो पहला प्रॉपर्टी है बेटा वो तो हाइड्रोलिसिस का है, PCl3 का हाइड्रोलिसिस और PCl5 का हाइड्रोलिसिस ऑलरेडी पड़ा हुआ है। तो जिस स्टेट का क्लोराइड है उसी स्टेट का ऑक्सी एसिड बन जाएगा। चलो बेटा ना, अब आप प्रॉपर्टीज पे थोड़ा सा फोकस करिएगा। तो पहला प्रॉपर्टी जो आपके सामने लिखा है दैट इज हाइड्रोलिसिस। PCl3 का हाइड्रोलिसिस ऑलरेडी पड़ा हुआ है, H3PO3 मिलेगा। PCl5 का हाइड्रोलिसिस ऑलरेडी पड़ा हुआ है, ये 2 स्टेप में करवाया था। पहले स्टेप पे POCl3 बन रहा था, और दूसरे स्टेप में क्या बनता था बेटा? H3PO4। आगे की प्रॉपर्टीज देखिए। सेकंड प्रॉपर्टी ऑलरेडी हीटिंग इफेक्ट में पढ़ रखा है। हायर क्लोराइड को हीट करते तो लोअर क्लोराइड मिलता है, और इसमें जो 2 क्लोरीन निकले थे वो कहां से निकले थे? एक्सियल पोजीशन वाले बता रखा है। अब ये थर्ड वाला जो पॉइंट है इसको समझिएगा। PCl5 जो है, इसमें फास्फोरस का स्टेट देखिए कौन सा बेटा? +5, अपने मैक्सिमम पे। और अगर कोई अपने मैक्सिमम पे तो वो नीचे जाएगा, खुद का होगा रिडक्शन। काम किसकी तरह करेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो PCl5 को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह ट्रीट करते हुए 2 रिएक्शन NCERT लिखता है कि अगर मेटल लाइक सिल्वर और टिन,
का रिएक्शन आप करा दें PCl5 से, ये फाइनली डिवाइडेड पाउडर मेटल होते हैं, है ना, पाउडर के फॉर्म में करेगा, सरफेस एरिया बढ़ा रखा है, तो इस टाइम पे ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा और सामने वाले को क्या करेगा बेटा, ऑक्सीडाइज करेगा। और ऑक्सीडाइज करेगा तो सिल्वर का स्टेट तो आप जानते हैं +1 है, और Sn जो है कार्बन फैमिली का मेंबर है, तो ये हॉस में रहना पसंद करता है, क्योंकि प्रभु होता तो लॉस में रहना पसंद करता, पर संत जो है वो हॉस में रहना पसंद करते हैं। तो ये +4 में जाएगा, और +4 में जाएगा तो क्लोराइड अटैक करेगा, क्लोराइड अटैक करेगा तो सिल्वर का +1 का क्लोराइड, Sn का +4 का, और खुद +5 से +3 में क्या हो रहा है बेटा, रिड्यूस हो रहा है। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहे हैं, और ये किसकी तरह काम कर रहे हैं बेटा, रिड्यूसिंग एजेंट। स्टेटमेंट बोल दे रहा हूं, इसके बारे में लिख लीजिएगा। फाइनली डिवाइडेड मेटल्स लाइक Ag and Sn, finely divided metals like Ag and Sn react with PCl5 to form their respective chlorides, ठीक है, रिएक्शंस आपके सामने लिखी हुई है, नोट डाउन कर ले उन्हें। चलो बेटा ना, अब ये रिएक्शंस के बाद PCl3 PCl5 के बाद ग्रुप 15 में देखो कुछ और रिएक्शंस आपको मिलेगी जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे, मैं एक बार बता दे रहा हूं आपको बस। PCl3 PCl5 में आपको रिएक्शन मिलेगा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ जिनके पास OH होता है, जैसे अल्कोहल हो गया, ये इस तरह के कंपाउंड्स है, उसकी रिएक्शन दे रखी है। तो आप जानते हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप पढ़ते हो कि PCl3 PCl5 जो क्लोरीन होता है, जब कोई OH वाला कंपाउंड आता है तो OH अटैक करेगा, क्लोरीन हट जाएगा, इस तरह की बातें दे रखी है। तो वो आप वैसे भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ लेंगे, तो उसको मैं यहाँ अलग से नहीं लिखा रहा हूँ, ठीक है, तो वो आप डील करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, गिवन है रिएक्शन P ब्लॉक में, बट सेम कॉन्सेप्ट वही है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं बेटा ग्रुप नंबर 16 ऑक्सीजन फैमिली। ऑक्सीजन फैमिली में सबसे पहले बात करें तो P ब्लॉक का 4th ग्रुप है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन बनेगा NH2NP4, मेंबर्स ओल्ड स्टाइल से टीपो लिवर, मोरियम इसका अगला मेंबर था। इसके बाद अगर रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो इसका मिनिमम स्टेट होता है बेटा -2 और मैक्सिमम होता है +6। ऑक्साइड जो ऑक्सी एसिड्स पड़े थे वहां पर बताया था 8 का डिफरेंस होता है, और ऑक्सीजन इस रेंज को फॉलो नहीं करता। ऑक्सीजन का मिनिमम होगा -2 और मैक्सिमम होगा +2, और वो भी प्लस किसके साथ आएगा, फ्लोरीन के साथ। आगे बढ़ जाते हैं, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और डेंसिटी की तरफ जा रहे हैं। तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और डेंसिटी में मैंने आपको बोला था कि आपको ग्रुप, ये जो बाद वाले ग्रुप थे इसमें क्या लगाना था, वंडरवॉल फोर्स। अब वंडरवॉल फोर्स के हिसाब से देखें तो डाउन द ग्रुप जाने पर मास बढ़ेगा, मास बढ़ेगा तो वंडरवॉल फोर्स बढ़ेगा, और वंडरवॉल फोर्स बढ़ेगा तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। हाँ, अगर पोलोनियम दे दिया जाए तो एक्सेप्शन आ जाएगा, इसलिए मैं पोलोनियम को एक्सक्लूड करके चल रहा हूं, क्योंकि वो रेडियो एक्टिव नेचर का, तो उसको छोड़ दिया हम लोगों ने। डेंसिटी की बात करें किससे सॉल्व होगा बेटा, मास से।
डाउन द ग्रुप मास बढ़ेगा, डेंसिटी बढ़ेगा, तो इसमें कोई एक्सेप्शनल ऑर्डर नहीं है। अगर पोलोनियम लिया जाएगा तो एक्सेप्शन आएगा, अदरवाइज नॉर्मल ऑर्डर है। आगे बात कर रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज में। अब केमिकल प्रॉपर्टीज में आप देखें तो रिएक्शन विद हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं हम लोग, हर बार यही पढ़ते हुए आ रहे हैं, रिएक्शन विद हाइड्रोजन, रिएक्शन विद ऑक्सीजन, और फिर पढ़ेंगे रिएक्शन विद हेलोजन। जब कोई एलिमेंट हाइड्रोजन से रिएक्शन करेगा तो खुद का क्या बनाएगा, हाइड्राइड। कौन कौन रिएक्ट नहीं करता था, एक बेरिलियम और एक बोरॉन। इनको कम से कम दो को बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि ये डायरेक्ट हाइड्रोजन से रिएक्ट नहीं कर रहे थे। तो इनके हाइड्राइड कैसे बनाए थे, पहले इनका एक्टिवेटेड कंपाउंड लिया था BeCl2 BCl3, और उस पर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट लाइक LiAlH4 का अटैक करवाना पड़ा था। तो ये याद रखिएगा। आगे बात करें, आप देखिए हाइड्राइड आते ही, ऑक्साइड आते ही, हाइड्रोक्साइड आते ही दिमाग में पीरियोडिक टेबल आ जाना चाहिए। अब नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा, ठीक है, ध्यान रखना। क्या ये हाइड्राइड दिख रहे हैं? यस। कौन से ब्लॉक के हाइड्राइड है? पी ब्लॉक। पी ब्लॉक के हाइड्राइड में डाउन द ग्रुप जाने पर H+ रिलीजिंग टेंडेंसी बढ़ता था, इसका मतलब है एसिडिक कैरेक्टर बढ़ रहा है। अच्छा, एक और बात बोला था, रिड्यूसिंग नेचर। क्या नीचे आने पर सबसे पहले हाइड्रोजन नीचे वाला देगा बेटा? जो जितनी जल्दी हाइड्रोजन देगा उसका रिड्यूसिंग नेचर उतना ही ज्यादा। तो इसका मतलब है यहां पर नीचे जाने पर रिड्यूसिंग नेचर या रिड्यूसिंग कैरेक्टर भी बढ़ रहा है। आगे आ जाए, क्या H2O में हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कैपेबिलिटी होती है बेटे? और क्या H2S ऑनवर्ड्स, यहां H बॉन्डिंग नहीं होती थी तो इसका बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर बनाया था, H2O उठ के मैक्सिमम पे पहुंच जाता था, और बाकी सब तो नॉर्मल ऑर्डर थे मास से। H2O के अंदर हाइब्रिडाइजेशन होगा तो बॉन्ड एंगल 109.5 की रेंज में, मतलब 104.5, और बाकी में ड्रैग हो 90 डिग्री के आसपास। ठीक है, ये सब पढ़ चुके हैं आप। आइए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, रिएक्शन विद ऑक्सीजन। पीरियोडिक टेबल का लगभग लगभग हर एलिमेंट ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, कुछ एलिमेंट्स को छोड़कर। वो कौन कौन है? नोबल मेटल्स एंड सम इनर्ट गैसेस। फिर से बता दिया, एक बार और बताएंगे ग्रुप 17 में, बस उसके बाद फिर अगले साल ही सुनना पड़ेगा, तो सुनना ना पड़े ऐसी कोशिश करना, ठीक है। आगे एलिमेंट का रिएक्शन ऑक्सीजन से करा रहे हैं तो एलिमेंट अपना ऑक्साइड बनाएगा। इसके दो तरह के ऑक्साइड बनते हैं, एक तो डाई ऑक्साइड और एक ट्राई ऑक्साइड। SO2 SO3 से थोड़ा इमेजिन कर ले, तो +4 में इसका क्या बनेगा बेटा, डाई ऑक्साइड, और +6 में इसका क्या बनेगा बेटा, ट्राई ऑक्साइड। +4 और +6 में से आप इसमें एसिडिक नेचर कंपेयर करें, एलिमेंट सेम मान लेते हैं, तो बेटा जिसका पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा उसका Z इफेक्टिव ज्यादा, En ज्यादा, तो एसिडिक नेचर ज्यादा। तो इस तरह की बात आ जाएगी। और आप देखें इसमें डाइऑक्साइड, एनसीईआरटी ने जो लिख रखा है मैं वही बता रहा हूं आपको। तो SO2 SeO2 TeO2, क्या ये सारे ऑक्साइड्स हैं? यानी बेटा है ऑक्साइड, हाइड्राइड, हाइड्रोक्साइड आते ही पीरियोडिक टेबल याद आना चाहिए। कोई भी ऑक्साइड हो, किसी भी ग्रुप में हो, डाउन द ग्रुप जाने पर बेसिक कैरेक्टर बढ़ता है, क्योंकि मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा होगा। अब यहां हमने बात करी रिड्यूसिंग नेचर की, तो यहां हम बात करेंगे ऑक्सीडाइजिंग नेचर का। कॉन्सेप्ट वही रखिए, नीचे आने पर सबसे पहले ऑक्सीजन कौन देगा, ऊपर वाला या नीचे वाला? नीचे वाला। जो जितनी जल्दी ऑक्सीजन देगा वो उतना बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो यहां पर डाउन द ग्रुप जाने पर ऑक्सीडाइजिंग नेचर या ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर जो है वो बढ़ता जा रहा है। चले बेटा, है ना, यहां पर ध्यान देंगे।
अभी ये जो ऑक्साइड्स हम लोगों ने बनाए हैं, इन ऑक्साइड्स में एक डायग्राम हम लोगों को बनाना है। वो डायग्राम यहां पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, SO3 का सॉलिड। ध्यान सुनना, अभी आपको बोला कि ये दो तरह के ऑक्साइड बनाते हैं, एक तो डाइऑक्साइड और एक ट्राइऑक्साइड। तो SO2 और SO3 आपको अगर याद हो तो हम लोग पी पाई डी पाई बॉन्ड जब पढ़े थे तो SO2 SO3 का डायग्राम बनाया था। अब ये जो SO2 SO3 है, इसके बारे में इवन वो है ना, मॉड्यूल जब डिस्कशन हुआ था तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड पूछा था शायद किसी ने, यहां पर आके बनवाया था। ठीक है, तो ये SO2 SO3 वाला भी केस है। अब सुने, इसमें अभी हम लोग पाई बॉन्ड के हिसाब से सोच रहे हैं, जो SO3 नॉर्मल होता है या SO2 नॉर्मल होता है, ये गैसियस फॉर्म में मिलता है। लेकिन आप देखिए यहां पर क्या लिखा गया है बेटा, SO3 सॉलिड। जैसे बात करें, थोड़ा सा रेफरेंस ले, तो PCl5 नॉर्मली तो क्या होता है, गैस। लेकिन जब हमने PCl5 सॉलिड लिखा था तो कहानी पूरी बदल गई थी, है ना। ये PCl4 प्लस PCl6 माइनस बन गया था। तो ये स्टेट जो है ना, ये थोड़ा सा ध्यान से देखा करें। ये अगर SO3 के साथ सॉलिड आ जाए, इसका मतलब ये होता है कि ये S3O9 है। क्या है, S3O9, मतलब बेसिकली ये ट्राइमर है। SO3 का ट्राइमर है, S3O9 है, और इसको साइक्लिक ट्राइमर बोलते हैं। याद करिए, हमने एक कंपाउंड पढ़ा था ऑक्सी एसिड में, साइक्लिक ट्राई मेटाफॉस्फोरिक एसिड, और उसका ट्राइमर बनने का रीजन बताया था, पी पाई और डी पाई में से पी पाई टूटता था, खुल जाता था, ट्राइमर बनता था। वही कहानी इसकी है। आप इसमें जब SO3 बना रहे हैं, ध्यान से देखना, तो SO3 का डायग्राम ये होता है नॉर्मल फॉर्म में, और इसमें कितने पाई बॉन्ड है, 3। अच्छा, 3 पाई बॉन्ड का अगर आप टाइप निकालोगे तो एक आएगा पी पाई और बाकी 2 आएंगे पी पाई डी पाई। ये स्ट्रॉन्ग है तो ये नहीं टूटेगा, पर ये टूटेगा, और ये टूटेगा तो इसका एक बॉन्ड खुल जाएगा तो वो साइकिल बनाने के काम में आएगा। देखिए, इस सल्फर से जो 2 पी पाई डी पाई बॉन्ड है वो जुड़े हुए हैं, 2 पी पाई डी पाई जुड़े, 2 पी पाई डी पाई जुड़े, लेकिन वो जो एक पी पाई था वो खुलेगा और चेन बनाएगा बेटा। तो इसका ऑक्सीजन इसके साथ चेन बनाएगा, इसका ऑक्सीजन इसके साथ चेन बनाएगा, और इसका ऑक्सीजन इसके साथ चेन बनाएगा, ये स्ट्रक्चर बन के आ जाएगा। तो ये ध्यान रखें, कभी भी आ जाए साइक्लिक ट्राइमर तो आपको आइडिया होना चाहिए। अब इस पे क्वेश्चन वही पूछेगा, कितने SOS लिंकेज हैं, एक सल्फर से कितने ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं, कितने SO लिंकेज होंगे, इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो डायग्राम आपको आना चाहिए, ये लिखा हुआ है, बना लें इसको। चले बेटा, है ना, यहाँ पर ध्यान देगा। ये जो हमने अभी तक पढ़ा, इसमें हमने हाइड्राइड और ऑक्साइड की बात करी। अब थर्ड जो हमें केमिकल प्रॉपर्टी पढ़नी है, दैट इज रिएक्शन विद हेलोजन। कोई भी एलिमेंट हेलोजन से जब रिएक्शन करेगा तो अपना क्या बनाएगा बेटा, हेलाइड। इसके कई तरह के हेलाइड बनते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। अभी 3 लिखे आपके सामने, इसके अलावा एक और पढ़ना है अभी हमें, वो भी देखेंगे। तो इसका एक तो डाई हेलाइड बना, एक टेट्रा हेलाइड बना, और एक हेक्सा हेलाइड बना। हेक्सा हेलाइड का सबसे कॉमन एग्जाम्पल SF6 है, जो आप जानते हैं। तो याद करिए, जब हमने फास्फोरस वाली फैमिली पढ़ी थी तो उसमें हेलोजन के टाइम पर मैंने आपको कुछ जनरल बातें लिखाई थी, फैक्ट्स लिखाए थे, जैसे नाइट्रोजन पेंटाहेलाइड नहीं बनाता, बिस्मथ का एक ही पेंटाहेलाइड एग्जिस्ट करता है, नाइट्रोजन का एक ही ट्राइहेलाइड स्टेबल है। तो वैसी कुछ बातें यहां पर भी दे रखी है एनसीईआरटी ने, तो वही लिखवा रहा हूं आपको। पहला पॉइंट लिखिएगा, SF6 is stable due to steric reasons. SF6 is stable due to steric reasons. SF6 is stable due to steric reasons. ठीक है, SF6 is stable due to steric reasons का मतलब क्या हो गया? बेसिकली इसका रेफरेंस देना चाहता है हाइड्रोलिसिस का। क्या SF6 का हाइड्रोलिसिस हुआ था क्या? नहीं। तो ये एक तरह से आप वैसा मान लो, और SF6 नॉर्मली भी बहुत आसानी से किसी से रिएक्ट नहीं करेगा। तो यही कहना चाहता है एनसीईआरटी यहां पर। अगला पॉइंट लिखे, एक्सेप्ट selenium, except selenium, all the other members, except selenium, all the other members form
dichlorides and dibromides. Except selenium, all the other elements form dichlorides and dibromides. ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि सेलेनियम के अलावा इस ग्रुप के जितने भी मेंबर हैं वो सारे के सारे डाइक्लोराइड और डाइब्रोमाइड बनाएंगे। जैसे सल्फर, ऑक्सीजन, इन सब के डाइक्लोराइड डाइब्रोमाइड एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन सेलेनियम का डाइक्लोराइड और सेलेनियम का डाइब्रोमाइड एग्जिस्ट नहीं करता। कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए कि भाई कौन इनमें से एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, तो ये एग्जिस्टेंस नॉन एग्जिस्टेंस का क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब इसमें एक बात और समझे, यहां पर जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो अलग अलग एनसीईआरटी में अलग अलग बातें लिखी हुई है। एनसीईआरटी इज अ वेरी चमत्कारी किताब। ठीक है, आधे एडिशन में कुछ है, आधे एडिशंस में कुछ और है। कुछ एडिशन में तो सेलेनियम लिखा है और कुछ एडिशन में ऑक्सीजन लिखा है। क्या लिखा है? ऑक्सीजन। कुछ एडिशन अब आपके पास कौन सा एडिशन है, किस्मत है, जैकपॉट है, क्या लिखा हुआ उसमें, तो कई ऑक्सीजन, कई एनसीईआरटी में लिखा है एक्सेप्ट ऑक्सीजन ऑल द अदर एलिमेंट फॉर्म डाइक्लोराइड एंड डाइब्रोमाइड। है ना, किसी के पास एनसीईआरटी होगी तो यही पढ़ोगे तो दो मिल जाए कंफर्म, अगर 2-3 एनसीईआरटी होगी तो मिल जाएगा भी। तो आप इसमें ध्यान रखिएगा, जो ऑक्सीजन लिखा है जिस भी एनसीईआरटी में, उसको ऑक्सीजन को कट करके आपको क्या करना है, सेलेनियम। जो फैक्ट है वो आपको लिखा है, क्योंकि OCl2 OBr2 तो नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। OCl2 तो आपने पढ़ा ही होता है, बैक बॉन्डिंग में ही पढ़ा था हम लोगों ने। ठीक है, तो ये पता रखें। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कुछ एनसीईआरटी में गलत दे रखा है, मिसप्रिंट है। अब आप ऐसे ही समझे, एनसीईआरटी ही ऐसा चमत्कार दिखा सकता और कोई नहीं दिखा सकता। फिर कोऑर्डिनेशन में भी ऐसी बहुत सारी बातें बताएंगे उस टाइम पे। चलिए, अब SeCl2 SeBr2 की बातें हो गई। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अभी थोड़ी देर पहले हमने जब PCl3 और PCl5 की रिएक्शन कराई थी थायोनिल और सल्फ्यूरिल क्लोराइड से, तो वहां पर मैंने बोला था एक एक्स्ट्रा बन रहा था H2Cl2। अब उस पर आ रहे हैं। यहां पर अब सल्फर का हैलाइड ही तो है, ग्रुप 16 का हैलाइड ही तो है। यहां पर आप सल्फर की स्टेट निकालेंगे तो क्या आएगा बेटा? +1। अब एक बात सुनना, क्या O2F2 पढ़ते हैं हम लोग? अच्छा, O2F2 को क्या मैं डाइमर के फॉर्म में ऐसे लिख सकता हूं? अच्छा, हमारे सिलेबस में डाइमर 2 कारणों से बने थे, एक तो अनपेयर्ड की पेयरिंग के लिए और एक वेकेंट ऑर्बिटल से। ऑक्सीजन के पास ग्राउंड स्टेट में कितने अनपेयर्ड होते हैं? 2। कोवेलेंसी 2 ही तो होती है। ऑक्सीजन हो चाहे सल्फर हो चाहे कोई भी हो इस ग्रुप का, सबके पास ग्राउंड स्टेट में 2 अनपेयर्ड है। 2 में से कितने की पेयरिंग हुई? 1 की। क्या 1 अनपेयर्ड बचा हुआ है? यस। तो एक OF के पास 1 अनपेयर्ड है, दूसरे OF के पास 1 अनपेयर्ड है। अनपेयर्ड अनपेयर्ड की पेयरिंग करने के लिए क्या बना लेते हैं? ये डाइमर बना लेते हैं। तो ये जो डाइमर बना, ये एक्चुअल में ऑक्सीजन का डाइफ्लोराइड है या ऑक्सीजन के मोनोफ्लोराइड का डाइमर है? ऑक्सीजन का डाइफ्लोराइड है या ऑक्सीजन के मोनोफ्लोराइड का डाइमर है? क्या है ये? मोनोफ्लोराइड का डाइमर। तो एक लाइन लिखता है एनसीईआरटी कि ये जितने भी एलिमेंट्स हैं, इनके जो मोनोहेलाइड होते हैं, इनके जो मोनोहेलाइड, F आ जाए, Cl आ जाए, Br आ जाए, I आ जाए, इनके जो मोनोहेलाइड होते हैं वो डाइमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। और क्यों डाइमर बना रहे होंगे? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग के लिए। तो स्टेटमेंट बोल रहा हूं, अगला लिखिएगा, देयर मोनोहेलाइड्स exist in dimeric forms. Their monohalides exist in dimeric form. ब्रैकेट में एग्जांपल लिख लेना 2-4, O2F2, S2Cl2, O2F2, S2Cl2, Se2Cl2, Se2Cl2, etc. ठीक है, तो ये दिया हुआ एनसीईआरटी में। आप ध्यान सुनो, इन सब का स्ट्रक्चर हाफ ओपन बुक स्ट्रक्चर होता है। जैसे O2F2 का हाफ ओपन बुक होता है, ये कोई भी आ जाए इनमें से, सबका स्ट्रक्चर क्या होता है? हाफ ओपन बुक। तो आप वहां मेंशन कर लेना, कभी पूछे कि कौन का स्ट्रक्चर इनका कैसा होगा, समझ में आना चाहिए। O2F2 की तरह ही इन सबका हाफ ओपन बुक स्ट्रक्चर होगा। अब आगे का पॉइंट सुने, इसमें अगला पॉइंट ये आता है कि जैसे मान लीजिए मैंने लिखा Se2Cl2, इधर ध्यान देना 2 मिनट, एनसीईआरटी की रिएक्शन है Se2Cl2। तो यहां पर ये सेलेनियम का क्या है? ये सेलेनियम का डाइक्लोराइड है या मोनोक्लोराइड का डाइमर है? मोनोक्लोराइड का डाइमर है। यहां पर सेलेनियम का स्टेट क्या है बेटा? +1। ये एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन ये एग्जिस्ट करता है ना, क्योंकि ये मोनोहेलाइड का डाइमर है। सेलेनियम 1 में है और +1 इनकी स्टेबल स्टेट नहीं होती है। इनकी स्टेट स्टेबल कौन सी होगी? -2, +6, +4, इस तरह की स्टेट स्टेबल होती है। तो +1 इनकी स्टेबल नहीं है
और अगर कोई एलिमेंट अपने इंटरमीडिएट स्टेट में और अनस्टेबल स्टेट में, तो उसका क्या हो जाता है, डिस्प्रपोर्शनेशन। और जब ये डिस्प्रपोर्शनेट होगा तो +1 से नीचे जाएगा 0 पे, 0 पे, क्योंकि कोई अच्छा नॉन मेटल होता तो बिल्कुल मिनिमम पे जाता, लेकिन इस पे ज्यादा नॉन मेटेलिक कैरेक्टर नहीं है, इसीलिए ये 0 पे जाके रुक जाएगा, मेटेलिक टाइप का नेचर शो कर रहा है। आगे सेलेनियम +1 से ऊपर जाएगा तो वैसे तो इसको +2 में जाना चाहिए था, लेकिन ये +2 वाला एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो ये +4 में जाएगा सीधे, और क्या बना लेगा, SeCl4। तो ये रिएक्शन है, लिख लेना। आगे उसमें कहां तक लिखा है, मोनो देयर मोनोऑक्साइड मोनोहेलाइड एग्जिस्ट इन डाइमेरिक फॉर्म, यहां तक तो लिख लिया आपने, हाफ ओपन बुक लिख लिया। अब आगे लिख लेना एक और लाइन, हाफ ओपन बुक लिख लिया ना, बोला तो था लिख लेना यार, अबे हर चीज लिखवाने के लिए इंतजार कर रहे हो, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है अभी इसमें कि ये जो मोनोहेलाइड्स का डाइमर है, इसके बारे में एनसीईआरटी लिखता, लिख लेना आगे, दे डिस्प्रपोर्शनेट, है ना। दे का मतलब कौन है, ये मोनोहेलाइड के जो डाइमर है, दे डिस्प्रपोर्शनेट, ये कहना चाह रहा है। तो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन आपके सामने लिखी हुई है, नोट डाउन कर लीजिएगा इसको। चलिए बेटा, है ना। अब यहां पर ध्यान देना, ये जो रिएक्शन विद हेलोजन में जो भी पढ़ना था वो आपको बता दिया गया। अब हम लोग आ रहे हैं इसके सब इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स की तरफ, और जो सबसे पहला कंपाउंड हमें पढ़ना है वो कौन है बेटा, डाई ऑक्सीजन। देखिए, ऑक्सीजन और सल्फर दो एलिमेंट्स के कंपाउंड्स आपको पढ़ने, जिनमें से पहला जो एलिमेंट है वो है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के दो कंपाउंड हमें पढ़ने, एक तो खुद ऑक्सीजन और दूसरा कंपाउंड कौन है बेटा, ओजोन। ध्यान सुनना, ऑक्सीजन की अगर बात की जाए तो ऑक्सीजन की प्रिपरेशन आपके सामने ढेर सारी लिखी हुई है, लेकिन सीधी सी बात बोल रहा हूं, कोई भी ऐसा कंपाउंड, देखो ऑक्सीजन मेनली हीटिंग इफेक्ट से मिलेगा, किससे मिलेगा, हीटिंग इफेक्ट। कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसमें भर भर के ऑक्सीजन प्रेजेंट हो, जैसे आप KClO3 देखो, बहुत सारी ऑक्सीजन है, आप Pb3O4 देखो, बहुत सारी ऑक्सीजन है, आप K2Cr2O7 देखो, KMnO4 देखो, इनके पास भर भर के ऑक्सीजन है। कोई ऐसा कंपाउंड जिसमें खूब सारी ऑक्सीजन हो, उसको जब भी आप हीट करोगे वो कभी ना कभी जाकर क्या दे देगा बेटा, ऑक्सीजन दे देगा। तो ये इसका सिंपल सा मेथड होता है। अब इसमें अगर आप देखें तो ये दो रिएक्शन पे जरा फोकस करें, ये हीटिंग इफेक्ट में पढ़ा था हम लोगों ने, सिल्वर और Ag और Hg जेंटल हीटिंग करने पर डीकंपोज हो जाते थे, और वो जेंटल हीटिंग 300-400 डिग्री की होती थी, कुछ याद आ रहा है ना। तो ये दोनों वो वाली रिएक्शन है, इसमें ऑक्सीजन आपको कम दिख रही है, बाकियों में तो भरपूर ऑक्सीजन है, बट इसमें ऑक्सीजन कम है, बट ये अनस्टेबल होते हैं, तो ये सेल्फ डिकम्पोजिशन शो करते हैं हीटिंग पे। अब देखो, कोई भी ऐसा कंपाउंड आ जाए जिसमें भर भर के ऑक्सीजन है, उसको जब आप हीट करोगे तो आपको O2 मिल जाएगा। तो KClO3 की ये रिएक्शन तो आप 10th में भी पढ़ चुके होते हैं, तो इसमें KCl और O2 मिलता है। ये दोनों रिएक्शन हमने हीटिंग इफेक्ट में पढ़ी थी, तो यहाँ पर सिल्वर और ऑक्सीजन मिलेगा, यहाँ पर Hg और ऑक्सीजन मिलेगा। बैलेंसिंग नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ है ना रिएक्शंस पे, प्रोडक्ट्स पे ध्यान देना हमें। KMnO4 और K2Cr2O7 ये रिएक्शन आएगी डी ब्लॉक में। कहाँ आएगी, डी ब्लॉक में। तो अभी मैं सिर्फ इसके प्रोडक्ट लिख रहा हूं, मैंने अभी ये आपको नहीं समझाई, ये डी और ई, ये मैं समझाऊंगा आपको प्रोडक्ट्स क्यों बने, कैसे बने, वो डी ब्लॉक में बताया जाएगा। अभी सिर्फ प्रोडक्ट लिखवा दे रहा हूं आपको, ताकि आपको ये पता रहे कि कम से कम इससे भी प्रिपरेशन हो रहा होगा ऑक्सीजन का। चलिए इसके बाद आइए यहां पर अगला जो रिएक्शन है PbO2 और Pb3O4। PbO2 की बात कर रहे हैं, PbO2 एक स्टेबल कंपाउंड है बेटे, लेकिन आप क्या दे रहे हो, हीट। थैला
प्रभु और बायो ये इनर्ट पेयर इफेक्ट दिखाते हैं। पीबी कौन सी स्टेट में दिख रहा है? +4। ये जाना किसमें चाहता है? +2। ये स्टेबल है, एग्जिस्ट करता है। हमने जब इनर्ट पेयर इफेक्ट का क्वेश्चन किया था तो PbI4 मैंने बोला था एग्जिस्ट नहीं करता था, वहां पर एक ऑप्शन PbO2 दिया था, ये एग्जिस्ट करता है नो डाउट, बट आप हीट दे दो और हीट दोगे तो एक टाइम ऐसा आएगा जहां पर ये डिकम्पोज होगा और डिकम्पोज होके +4 से ये कौन सी स्टेट में जाना चाहेगा? +2। तो जब ये +4 से +2 जाएगा तो ये अपना मोनोऑक्साइड बना लेगा और साथ में क्या रिलीज कर देगा? ऑक्सीजन रिलीज कर देगा। और ऐसा ही काम क्लोराइड ने भी किया था पीबी के, हायर क्लोराइड PbCl4 हीट किया था PbCl2 और Cl2 में, तो हीट देने पर वो टूट रहे हैं, नॉर्मली नहीं टूटेंगे, ठीक है। और ये जो Pb3O4 आया ये मिक्स्ड ऑक्साइड है और ये मिक्स्ड ऑक्साइड किसका है? 2PbO प्लस PbO2 से मिलकर ये बनता है। और ऐसा ही एक मिक्स्ड ऑक्साइड Fe3O4 आएगा जो कि FeO और Fe2O3 से मिलकर बनेगा, वो देखा जाएगा मेटलर्जी के टाइम पे। Pb3O4, अब सुनना, Pb3O4 में से ये PbO तो स्टेबल है बेटे, PbO तो स्टेबल है। देखो यहां पर भी तो क्या बना? PbO ही बना। लेकिन ये जो PbO2 है ये डिकम्पोज होगा। तो एक्चुअल में जब Pb3O4 लिख रहे हैं इसका मतलब तो हम ये दोनों की बात कर रहे हैं, इसमें से ये तो डिकम्पोज नहीं होगा, तो PbO तो एज इट इज PbO रहा, ये वाला एज इट इज लिख दिया, और ये वाला PbO2 टूट के PbO बनाएगा और साथ में क्या दे देगा? ऑक्सीजन दे देगा। तो ये इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन। नोट कर लें इसे। इसकी प्रॉपर्टीज में कुछ भी नहीं लिखा रहा हूं क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज आप पीरियोडिक टेबल से पढ़ते हुए आ रहे हैं, है ना। पहली बात, ऑक्सीजन है तो पीरियोडिक टेबल का हर एलिमेंट ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ऑक्साइड बनाएगा। कौन कौन नहीं बनाएंगे वो भी बता रखा है। ऑक्साइड बनेगा तो ऑक्साइड के टाइप आपको पता है, एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल, एम्फोटेरिक, कौन क्या बनाता है वो भी सब पढ़ चुके हैं आप। इसके बाद ऑक्साइड्स का हाइड्रोलिसिस होगा तो हाइड्रोक्साइड या ऑक्सी एसिड बनेगा, वो भी हम लोग पढ़ चुके हैं। ऑक्सीजन जो होता है कलरलेस गैस होता है और MOT इसी के लिए पढ़ा था कि ये पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है विद 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो ये सब लगभग इसकी प्रॉपर्टीज आपने पढ़ी हुई है, तो उसको हम अलग से फिर से नहीं लिख रहे हैं। एक और मेथड ऑफ प्रिपरेशन जब आप NCERT पढ़ोगे तो मिल जाएगा, जो आप 6th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस। वाटर के इलेक्ट्रोलिसिस से कैथोड पे हाइड्रोजन मिलेगा, एनोड पे ऑक्सीजन मिलेगा। आई होप इतना आता होगा, ये नहीं आता तो बिल्कुल खतरे के निशान के बिल्कुल ऊपर चल रहे हो तुम लोग, है ना। चलो अब आइए यहां पर अगला जो कंपाउंड हमें पढ़ना है वो कंपाउंड कौन है बेटा? ओजोन। ओजोन की बात की जाए तो ओजोन का स्ट्रक्चर और कलर फिर उसके प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज पे आएंगे। सबसे पहले स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं, ध्यान से सुनना, ध्यान से देखना। स्ट्रक्चर ऑलरेडी हम बना चुके हैं, जब हमने फॉर्मल चार्ज पढ़ा था तो ये स्ट्रक्चर कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाला आपको बनवाया था। तो ये एक ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, यहाँ पर क्या बनना बेटा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और मैंने आपको बोला था कोऑर्डिनेट बॉन्ड को कभी भी हटा के कोवेलेंट बनाया जा सकता है। डोनर पे क्या लगेगा? प्लस, एक्सेप्टर पे क्या लगेगा? माइनस। लेकिन ये जो पाई बॉन्ड है ये दोनों जगह डिलोकलाइज होगा, और डिलोकलाइज होगा तो ना कहीं पर सिंगल बॉन्ड होगा ना कहीं पर डबल बॉन्ड होगा। तो बेटा यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा पार्शियल डबल बॉन्ड 1.5 हो जाएगा। और रेजोनेंस की वजह से आप देखिए ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड तो पूरा है और पार्शियल बॉन्ड जो पाई बॉन्ड है डिलोकलाइज हो रहा है। प्लस चार्ज इसका एज इट इज रखा और ये माइनस चार्ज और पाई बॉन्ड दोनों पे इक्वली डिवाइड कर दिया, तो यहाँ माइनस हाफ आ गया, या माइनस हाफ आ गया, इसका स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है। अब इसमें आते हैं बात कलर पे। कलर इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नीट में आज तक इसका कलर नहीं पूछा, जेई मेंस में 3 से 4 बार इसके कलर का क्वेश्चन आ चुका है, NCERT में दिया हुआ है, तो कभी भी नीट में आ सकता है, ठीक है। कलर की बात कर रहे हैं, ध्यान से देखना। 3 फॉर्म दिए हुए हैं, गैसियस, लिक्विड और सॉलिड। गैसियस फॉर्म में इसका कलर पेल ब्लू होता है, मतलब लाइट ब्लू। यहां पर इसका कलर होता है डार्क ब्लू और यहां पर इसका कलर होता है वॉयलेट ब्लैक। तो ये कलर इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लेना, कलर याद होने चाहिए। अब रटने वटने का काम नहीं, थोड़ा सा समझा दे रहा हूं लॉजिकली, आप एग्जाम में कभी भूल जाए तो समझ में आ जाएगा आपको, कोई इतना दिक्कत नहीं। इसका कलर ओजोन, आपको पता है हमारे एटमॉस्फेयर में ओजोन का ऊपर, अरे ओजोन लेयर है ना, ऊपर देखेंगे कौन सा कलर दिखता है आसमान में? नीला, डार्क नीला या हल्का नीला? हल्का नीला। तो ये हो गया। अब इसके बाद आप सोचो गैस है, लिक्विड बना रहे हो, पार्टिकल पास आ रहे हैं, सॉलिड में और पास आ रहे हैं। जब वही, हाँ, तो जब पार्टिकल लाइट ब्लू पास आते जा रहा है तो क्या कलर इंटेंसिफाई होता जाएगा, तो लाइट ब्लू से क्या हो जाएगा? अब इतना याद रख लेना, ठीक है। चले, एग्जाम हॉल में ओजोन का कलर याद नहीं आए तो ऊपर देख लेना, हो सकता है सफेद दिखे, है ना। तो सोचना इसके भी ऊपर देखना था अपने को, तो आसमान की तरफ देखना है ना, पता चले छत देख ली बोले सफेद कलर था, बढ़िया।
हाँ खिड़की में देख लें, बहुत बढ़िया। हाँ अगले साल देख लें, सही है। हाँ बिल्कुल। रास्ता तो यहीं से निकले बेटा, खिड़की से, बिल्कुल खिड़की से निकले अभी, पर खिड़कियों पे क्या लोहे की जालियां लगी हुई है। हाँ नहीं तो खिड़कियों से रास्ता निकल जाता अभी। चले ठीक है। अब ये प्रिपरेशन के ऊपर आते हैं इसके, ओजोन के, और ओजोन का प्रिपरेशन का एक ही मेथड है एनसीईआरटी में, दैट इज साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मेथड। तो उसके बारे में पहले मैं स्टेटमेंट आपको बताता हूं अभी, पर रिएक्शन पहले लिख दे रहा हूं। ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन को अगर आप साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज के थ्रू पास करते हैं तो आपको कुछ ओजोन बनता हुआ दिखेगा। अब ये रिएक्शन कैसे होती है उसको समझ लीजिएगा थोड़ा सा, है ना, ऐसा प्रोसेस बता दे रहा हूं। एक कंटेनर लिया बाई चांस अपन ने, और उस कंटेनर में हमने क्या फिल कर रखा है बेटा, 100% प्योर ऑक्सीजन फिल कर रखा है। ध्यान सुन लेना, समझ लेना, स्टेटमेंट जो लिखवाएंगे उसका मीनिंग बता दे रहा हूं। और ये जो प्योर ऑक्सीजन है इसमें आपने पास किया साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। वैसे होता उल्टा है, साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज जो होता है वो ऐसे चलता रहता है और उसमें से हम ऑक्सीजन को पास करते हैं, बट अभी आप समझ लीजिए कि कंटेनर में आपने साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास किया। साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज का मतलब क्या है? डिस्चार्ज का मतलब एक पोटेंशियल, एक झटका, एक करंट, एक इलेक्ट्रिसिटी आपने पास करी, मतलब एक तरह से आपने एनर्जी दी। उस एनर्जी के कारण अंदर कुछ चेंज हुआ और उसकी वजह से कुछ पार्ट ऑक्सीजन का कन्वर्ट हो गया किसमें, ओजोन में। तो आपने जो 100% ऑक्सीजन लिया था उसमें से राउंड अबाउट 10% ऑक्सीजन किसमें कन्वर्ट होता है, ओजोन में। पूरा कन्वर्जन नहीं होता। तो इस कंटेनर में मिक्सचर बन गया एक्चुअल में ऑक्सीजन और ओजोन का। इस मिक्सचर को बोला जाता है ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन। क्या बोला जाता है? ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन। कितना परसेंट कन्वर्ट हुआ? 10%। तो एनसीईआरटी 10% लिखता है, बट ये रेंज होती है 5 to 10%, मतलब इसके बीच में कुछ ना कुछ चेंज होता है। ऐसा फिक्स नहीं है कि 10% ही होगा, क्वांटिटी डिफर कर सकती है, ठीक है। अब ये जो ओजोन बना, तो ऑक्सीजन से ओजोन बनाने के लिए आपने क्या पास किया? डिस्चार्ज, मतलब झटका दिया, करंट दिया, एनर्जी दिया। तो इसका बनने का प्रोसेस एंडो हो गया। यहां पर झटका दिया तब जाके ये बना, एनर्जी दी, करंट दिया तब ये बना, और ये बना मतलब ये एंडो हो गया। नॉर्मली कोई कंपाउंड बनता है तो एनर्जी रिलीज करने के लिए बनता है, और ये एनर्जी एब्सॉर्ब करके बना है, मतलब इसकी इंटरनल एनर्जी कंटेंट ज्यादा। और एनर्जी ज्यादा तो ये स्टेबल या अनस्टेबल? अनस्टेबल। और यही अनस्टेबल होने के कारण ये वापस उधर जाने की कोशिश करेगा। जब ये उधर जाएगा तो ये क्या रिलीज करेगा? नेसेंट ऑक्सीजन। और वही नेसेंट ऑक्सीजन एक तो ड्राई ब्लीचिंग एजेंट में यूज आता है, और वही ऑक्सीजन इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनाने के काम में भी आएगा। वैसे ओजोन ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग दोनों काम कर सकता है, क्योंकि ओजोन में ऑक्सीजन की स्टेट है 0, तो ये -2 और +2 के बीच में है, इधर इधर कहीं भी जा सकता है। लेकिन नॉर्मली हमारे सिलेबस में ये किसकी तरह काम करेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये जो सारी बातें बताई गई है इसको स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखा दे रहा हूं, लिखते जाइएगा। व्हेन स्लो स्ट्रीम when slow stream of when slow stream of pure oxygen gas when slow stream of pure oxygen gas is passed through silent electric discharge then about 10% of ozone is produced. Then about 10% of ozone is produced. आगे लिखे, लाइन चेंज करके। The formation of ozone is an endothermic process. The formation of ozone is an endothermic process. Therefore, it is unstable. And decomposes to produce nascent oxygen. Therefore, can act as bleaching agent as well as oxidizing agent.
ठीक है, रिएक्शन आपके सामने लिखी हुई है साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज की, तो ये रिएक्शन लिख लें। चले बेटा ना, यहां पर इसके प्रिपरेशन के बाद ओजोन की प्रॉपर्टीज के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। कुछ रिएक्शंस आपके सामने लिखी जा रही है, ध्यान सुनना। ये जितनी भी रिएक्शन अभी आपके सामने लिखी जा रही है, इनमें से एनसीईआरटी में केवल 2 रिएक्शन, तो 2 ही आपको याद करनी है। बाकी इसलिए पढ़वा रहे हैं क्योंकि आगे जाके और भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपको पढ़ने, तो जो बाकी रिएक्शन है वो कहीं और काम में आएगी। तो सब जगह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की रिएक्शन लगभग एक जैसी होती है, तो यहाँ पर आप ये पढ़ लेंगे तो आगे भी यही रिएक्शंस आपको देखने को मिलेगी, तो रिवीजन होता रहेगा एक तरह से, बस इसलिए। तो वो 2 रिएक्शन कौन सी, इधर ध्यान दें। एक रिएक्शन जो एनसीईआरटी में गिवन है वो पीबीएस की है, और एक रिएक्शन ये हैलाइड में से आयोडाइड की रिएक्शन दे रखी है एनसीईआरटी में। तो ये 2 एनसीईआरटी की रिएक्शन है, बस बाकी सब एक्स्ट्रा रिएक्शंस है, करना होगा कर लेना, लेकिन ये आएंगी आपके सामने किसी और फॉर्म में। KMnO4 में आ जाएगी, या K2Cr2O7 में आ जाएगी, या Cl2 में आ जाएगी, तो वहां आपको ये पढ़ना ही है। इससे अच्छा पहले से ही पढ़ते हुए चले, तो हर जगह कॉमन रिएक्शंस मिलेगी लगभग लगभग आपको। अब देखिए, सबसे पहली बात सुनिए, ओजोन को हम लोग यहां पर एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह ट्रीट करवा रहे हैं। और बेटा ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देखो, खुद तो नेसेंट ऑक्सीजन देगा सामने वाले को, तो ऑक्सीजन इसने रिलीज किया, तो खुद का क्या होगा, रिडक्शन। और खुद का रिडक्शन हुआ तो काम किसकी तरह करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब एक सवाल है ना मन में उठता है कि सर यहां पर ओजोन में ऑक्सीजन का स्टेट 0 है और O2 में भी ऑक्सीजन का स्टेट 0, तो स्टेट तो चेंज नहीं हुआ, लेकिन फिर भी ये किसकी तरह काम कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, क्योंकि हर बार ऑक्सीडेशन स्टेट ही रेडॉक्स को मेंशन नहीं करता। आपने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट या ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की कई डेफिनेशंस पढ़ी होती है, गेन ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ हाइड्रोजन, तो ये उस मेथड से चल रहा है कि ये ऑक्सीजन लूज कर रहा है और इसलिए इसका क्या हो रहा है बेटा, रिडक्शन, और काम किसकी तरह कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडेशन स्टेट से यहां पर आपको कुछ भी पता नहीं चलने वाला है, ठीक है। आइए आगे सुनते हैं। अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये सामने वाला अगर ऑक्सीडाइज हो सकता होगा तो ये सामने वाले को क्या कर देगा बेटा, ऑक्सीडाइज कर देगा। लेकिन हर एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में वही बात आएगी औकात की, कि कौन किसको ऑक्सीडाइज कर सकता है। वो ऐसा जरूरी नहीं कि हर कोई हर किसी को ऑक्सीडाइज कर देगा, ठीक है। तो वो भी बात बीच बीच में आएगी, ठीक है, लेकिन अपन एक जनरल तरीका समझते चल रहे हैं। कभी भी आइट आयन है, ये कॉमन रिएक्शन है जो बताई जा रही है, ये लगभग लगभग हर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में आपको पढ़नी है। और ये ओजोन में तो नहीं है एनसीईआरटी में, लेकिन आगे आप हर जगह पढ़ेंगे, इसलिए यहीं से पढ़ते हुए चल रहे हैं। कभी भी आइट आयन आए तो क्या आइट आयन अस एसिड का आयन आइट होता है बेटा, यस। और इक एसिड का आयन 8 होता है, तो ये लोअर स्टेट वाला होगा और ये हायर स्टेट वाला होगा। इसका मतलब अगर ये कंपाउंड आपको दिया है और सामने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो क्या इसको ऑक्सीडाइज किया जा सकता है, यस। आइट आयन ऑक्सीडाइज होके हमेशा क्या बनेगा, 8 आयन में चेंज होगा। अब आप देखिए यहां पर ये कौन सा आयन है बेटा, नाइट्राइट। तो आपको आइट आइट याद हो ना हो, आप तो बस इतना देखो कि अगर नाइट्राइट और सामने कौन है बेटा, ओजोन, क्या ये ऑक्सीडाइज हो सकता है, यस। +3 से कहां जा सकता है, +5 में, तो +5 वाला आयन बना दीजिए। और इसका +5 वाला आयन कौन बनेगा बेटा, नाइट्रेट आयन बनेगा। मतलब ये आइट से किस में चेंज हो गया, 8 में। इधर देखें सल्फर को, देखिए सल्फर यहां पर कौन सी स्टेट में दिख रहा है बेटा, +4। और सल्फर +4 में मतलब ये भी आइट है, सल्फाइट आयन है। और +4 से ये क्या +6 में जा सकता है, नहीं जा सकता बेटा, जा सकता है। तो यहां पर सल्फर +4 से कहां जाता हुआ मिलेगा बेटा, +6 में। सल्फाइट का क्या बन गया बेटा, सल्फेट बन गया। मैं जो बोल रहा हूं उसको बहुत ध्यान सुनना। इस पूरे
चैप्टर में अभी ओजोन और ऑक्सीजन की बात होने के बाद सल्फर पे आएंगे अपन। तो सल्फर के जो कंपाउंड्स है, सुनना मेरे बात, मैंने आपको बोला था इस ग्रुप की रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट कहां से कहां तक है, -2 से +6। जो बता रहा हूं बहुत खास बात है और इसको ध्यान समझ लेना, क्योंकि आगे जो रिएक्शंस आपको करानी है वो इसी पर डिपेंडेंट होगी। ध्यान सुनना, सल्फर की खास कर, सल्फर की बात करो। -2, 0, +4, +6, ये 4 स्टेट आपको बिल्कुल जबान पे होनी चाहिए फॉर सल्फर। कौन कौन सी स्टेट बोली मैंने? -2, 0, +4, +6। क्योंकि सल्फर जब भी रिएक्शन करते हुए मिलेगा इस चैप्टर में या आगे भी कहीं पर, तो आपको ये 4 स्टेट में प्रोडक्ट मिलेगा 90% ऑफ द टाइम्स, है ना। कुछ रिएक्शंस अलग होंगी पर मैक्सिमम टाइम यही प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे। जैसे -2 में सल्फर आपको मिलेगा H2S, सल्फाइड आयन। 0 में मिलेगा सल्फर खुद, एलोट्रॉप्स ऑफ सल्फर, कोलॉइडल सल्फर, मिल्की सल्फर, एमोर्फस फॉर्म ऑफ एलोट्रॉप बताया था, काम आएगा आगे। यहां मिलेगा आपको SO2, हो सकता है SO2 दे दे, हो सकता है ये दे दे, हो सकता है ये दे दे। तो अब आपको समझ में आना चाहिए सल्फर +4 में लिखने का तरीका, ये बिना पानी का, ये पानी का है, बस ये फर्क है। और इसमें एसिड है, किसी सॉल्ट से रिएक्शन करा तो हाइड्रोजन के सोडियम कैल्शियम कुछ भी आ जाए बनेगा सल्फाइड। ऐसे यहां पर SO3 बन जाएगा या H2SO4 बन जाएगा, या आयन दे देगा तो क्या आ जाएगा? सल्फेट आ जाएगा। और अब इनमें ध्यान सुनना, अभी ये लिखने की कोई जरूरत नहीं, सुनते जाओ बस। ये स्टेट याद रखनी है आपको, -2, 0, +4, +6 बार बार आएगा, रिपीट होता रहेगा, आराम से याद हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, इतनी बार पढ़ लोगे ये। अब इसमें होता क्या है, सल्फर अगर -2 का है और इसकी रिएक्शन किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से करवा दो, तो क्या ये ऑक्सीडाइज हो सकता है? यस। और सल्फर जब -2 से ऑक्सीडाइज होगा तो अल्टरनेट अल्टरनेट खेलेंगे, ये एक के बाद एक पे जाएंगे। -2 से कहां जाएगा? 0, मतलब ये क्या बन जाएगा? ये। अगर सल्फर 0 वाला है, इसको ऑक्सीडाइज किया तो ये बनेगा, और अगर ये वाला सल्फर है, इसको ऑक्सीडाइज किया तो ये बनेगा। वहां देखो, +4 वाला सल्फर किस में चेंज हो रहा है? +6 में। +4 वाले को अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिएक्शन कराओगे किस पे जाएगा? +6 में। ये आपके दिमाग में फिट होना चाहिए बिल्कुल। और इसी तरीके से अगर कोई रिड्यूसिंग एजेंट आया तो ये रिड्यूस होके इस पे जाएगा, ये रिड्यूस होके इस पे जाएगा, ये रिड्यूस होके इस पे जाएगा, वो रिड्यूस होगा, ये बात है। तो ये कॉमन बात है। और ये लगभग 90% ऑफ द रिएक्शन, जब सल्फर आपके सामने आया, मैं बार बार यही बोलूंगा, सल्फर दिखा, यही बात याद आनी चाहिए, सल्फर में लगभग लगभग आपको यही होता हुआ मिलेगा 90% ऑफ द टाइम्स। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। अब आइए यहां पर, क्या यहां पर सल्फर +4 में था या नहीं था? बेटा था। सल्फर की 4 स्टेट बोलिए कौन कौन सी है? -2, 0, +4, +6। याद रखना, गलती से इसको मत ले आना, +2 मत ले आना, बिल्कुल याद रखिएगा। -2, 0, 0 के बाद 4 है सीधे, हॉर्स लॉस वाली स्टेट, ठीक है ना। तो -2, 0, +4, +6, +4 वाला किस में जाएगा बेटा? +6 में। और अगर मैं इसको किसी रिड्यूसिंग एजेंट से रिएक्शन करवा दूं तो ये 4 में आ जाएगा। अब आइए यहां पर पीबीएस ले रहे हैं। पीबीएस में सल्फर कौन सी स्टेट में? -2। क्या ये ऑक्सीडाइज हो सकता है? यस। अगर इसको ऑक्सीडाइज कराओगे तो -2 से कहां जाएगा? 0 पे नहीं जाएगा। और ये एनसीईआरटी की रिएक्शन है, ध्यान सुनना, सुनो मेरी बात ध्यान से, अब समझ लेना, है ना। पीबीएस -2 से कहां जा रहा है? +6 में जा रहा है। और +6 में जा तो रहा है। अब आपको ये रिएक्शन 2 जगह मिलती है सिलेबस में, एक ओजोन और एक H2O2, दोनों ब्लीचिंग एजेंट है, ओजोन और H2O2। H2O2 में भी पीबीएस PbSO4 बनेगा। बनना क्या चाहिए था? 0 वाला, लेकिन -2 से डायरेक्ट क्या बन रहा है? +6। अब ये आपको याद रखना है ऑनलाइन वालों को।
आते हैं अगले पॉइंट पे। ये PbSO4 मिल रहा है, वापस से बोल रहा हूं, एक रिएक्शन ये वापस से रिपीट होगी। कहां रिपीट होगी? H2O2 वहां भी -2 से कहां जाएगा? +6 में जाएगा। आइए हेलोजन पे आते हैं। हेलोजन जब भी -1 में होता है, ध्यान सुनना, तो आपको यहां पर Cl-, Br- और I- लिख के दे रहा हूं मैं, और हेलाइट थोड़ा सा यहां पर लिख दे रहा हूं। हालांकि एनसीईआरटी ने केवल I- दिया है, बट एक जनरल बात यहां पर समझ रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले एक बात मैंने आपको बोली थी कि फास्फोरस जब 0 संबित पात्रा वाली बात कर रहे थे, तो ये संबित पात्रा वाली कहानी समझिएगा। ये जब 0 पे थे P4 एसेट वगैरह, तो ये डिस्प्रपोर्शनेट हुआ था बेटा, और डिस्प्रपोर्शनेट होके गया था -3 पे, -2 पे, -1 पे। अब इसको थोड़ा उल्टा सोचिए, काम की बात है, बार बार आएगा। अगर सल्फर -2 वाला होता है, अगर ऑक्सीडाइज होगा तो कहां जाएगा? 0 पे। अभी बताया थोड़ी देर पहले। फॉस्फोरस अगर -3 वाला होता है, ऑक्सीडाइज होगा तो कहां जाएगा? 0 पे। और हेलोजन अगर -1 वाला है तो ऑक्सीडाइज होके कहां जाएगा? 0 पे। मतलब जैसे सल्फर -2 से 0 पे जाता है, तो उसको मैं ऐसा बोलूंगा मिनिमम से न्यूट्रल पे जा रहा है। कहां जा रहा है? न्यूट्रल, मतलब 0 पे जा रहा है। ऐसे ही हेलोजन अगर नेगेटिव है, -1 पे, मिनिमम पे, तो हेलोजन भी पहले क्या बनेगा बेटा? न्यूट्रल बनेगा। मतलब हेलोजन अगर -1 में दिख रहा है तो कहां पहुंचाना है? 0 पे पहुंचाना है। और हेलोजन अगर -1 से 0 पे गया, उसका कंपाउंड क्या बन जाएगा बेटा? X2 बन जाएगा। मतलब Cl- विल गेट कन्वर्टेड इनटू Cl2, Br- इंटू Br2, I- इंटू I2, F- नहीं लिखा है क्योंकि औकात वाली बात है। फ्लोरीन को ये ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा, और ऐसा लगभग हर जगह दिखेगा। Hg को देखिए, ये दोनों रिएक्शन याद रखना है ना, दोनों एनसीईआरटी की हैं, तो इन्हीं पे फोकस रहेगा आपका। पर बाकी आपको आगे ये जो रिएक्शन अभी हम पढ़ रहे हैं, ये एनसीईआरटी में कहीं मेंशन्ड नहीं है, बट ये मर्क्यूरी का टेस्ट है लेबोरेटरी में। ठीक है, इसको बोलते हैं टेलिंग ऑफ मर्क्यूरी। टेलिंग ऑफ मर्क्यूरी का मतलब क्या हो गया, उसको भी समझा दे रहा हूं, ध्यान सुनिएगा। एक्चुअल में मर्क्यूरी लिक्विड मेटल है। पीरियोडिक टेबल में क्वेश्चन कराया था, रूम टेम्परेचर पे एक ही मेटल लिक्विड होता है, और वो कौन होता है? मर्क्यूरी। पर जैसे ही आप 25 डिग्री से ऊपर गए, 30 डिग्री, 35 डिग्री, 40 डिग्री, तो 40 डिग्री के आसपास आते आते 35-40 तक आते आते बहुत सारे मेटल हैं जो लिक्विड फॉर्म में आ जाते हैं। और सारे मेटल का अपीयरेंस, जैसे मर्क्यूरी आपने थर्मामीटर में देखा सिल्वरी व्हाइट होता है, वैसे लगभग लगभग लिक्विड फॉर्म में हर मेटल कैसा दिखता है? सिल्वरी व्हाइट दिखता है। अब आपको मान लो 4-5 मेटल दे दिए लिक्विड फॉर्म में, और बोला कि इनमें से मर्क्यूरी ढूंढ के निकालो, देख के नहीं पहचान सकते, तो ये रिएक्शन करवाते हैं। और अगर आपने मर्क्यूरी में ओजोन पास किया, या जो भी वो व्हाइट मेटल से, लिक्विड मेटल थे, उनमें ओजोन 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 पास कर दिया आपने, और वो जो लिक्विड बना, वो जो कंपाउंड बना, उसको आप ग्लास पे रखोगे। किस पे रखोगे? ग्लास पे। ऐसे यूं टिका देते, चाशनी वाला, यूं उस कंपाउंड को रख दिया, तो कंपाउंड ग्लास पे से फ्लो होता है, नीचे आएगा, चाशनी की तरह समझ लीजिए। तो चाशनी की एक बूंद यहां रख दी, धीरे 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 नीचे आएगा। पर जब वो नीचे आता है तो चाशनी के ऐसे ड्रॉप्स दिखते हैं कि ये यहां से चालू हुआ और यहां तक आया। ये काम वो दिखाता है, टेलिंग ऑफ मर्क्यूरी। इसकी टेल बनती हुई दिखती, पूंछ बनती हुई दिखती कि कहां से चालू हुआ, कहां तक नहीं आया। तो उससे जज होता है कि ये जो मेटल ये काम कर रहा होगा उन सब में से, वो कौन होता है बेटा? मर्क्यूरी होता है। चलिए आगे बात करते हैं ड्राई आयोडीन और मॉइस्ट आयोडीन की। ध्यान सुनना, अभी आप देखो I- को कहां पहुंचाया? I2 पे। पर अब I2 से आगे की रिएक्शन करा रहे हो, और I2 से आगे ले जा रहे हो। क्या कल हमने नाइट्रिक एसिड पढ़ा था? यस। नाइट्रिक एसिड में, नाइट्रिक एसिड का जब नॉन मेटल और मेटलॉइड से रिएक्शन करवाया था, तो उसने क्या बनाया था उनका? इक एसिड। पीरियोडिक एसिड मिला था या आयोडिक एसिड मिला? आयोडिक। कल बताया था पीरियोडिक औकात के बाहर था। यहां ये HNO3 भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था, ओजोन भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। उसने भी नॉन मेटल को इक एसिड में बदला था, ये भी नॉन मेटल को इक एसिड में बदलेगा। कौन से इक एसिड में बदलेगा? पीरियोडिक या आयोडिक? आयोडिक। और ऐसा हर जगह होगा आगे भी। तो अब आप देखो, अब दो तरह के आयोडीन दिए सर हमको, तो ड्राई और मॉइस्ट। अब सुनना, ड्राई को पहले देख लेते हैं। ड्राई मतलब ओजोन का ऑक्सीजन आके अटैक कर रहा है, पानी मॉइस्चर बिल्कुल नहीं है। तो आप समझिए आयोडीन पे जब ऑक्सीजन अटैक करेगा तो क्या बनेगा? आयोडीन का ऑक्साइड। अच्छा, आयोडीन का ऑक्साइड बहुत सारे बनते हैं, उनमें से यहां जो मिलेगा ये आपको याद रखना पड़ेगा कि यहाँ I4O9 मिलता है। फिर भी बोल रहा हूं एनसीईआरटी की रिएक्शन नहीं, ये काम की नहीं, बट समझिए, ठीक है। I4O9 ये एग्जिस्ट करता है ऐसा आयनिक फॉर्म है बेटे के लिए, है ना, इस तरह का इसका आयन बनता है I3+ और 3 आयोडेट आयन। सुनना, ये बन गया। मॉइस्ट आया, आप रिएक्शन समझिए, मॉइस्चर है, आयोडीन पे किसने अटैक करा? ऑक्सीजन ने। तो आयोडीन का क्या बना? ऑक्साइड। और ऑक्साइड को क्या मिल गया? मॉइस्चर। मतलब ऑक्साइड का क्या हो गया? हाइड्रोलिसिस। और हाइड्रोलिसिस होगा तो क्या बनेगा? हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड मतलब ऑक्सी एसिड। कौन सा ऑक्सी एसिड? पीरियोडिक या आयोडिक? आयोडिक।
ये प्रोडक्ट बनेगा बेटा, जो आपने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था, तो ये बनेगा। और बाय चांस एग्जाम में, सुनो मेरी बात, यहां तो ड्राई और मॉइस्ट लिख के दिया, एग्जाम में ड्राई मॉइस्ट लिख के ना दे, सिर्फ I2 दे, मॉइस्ट वाला रिएक्शन ही करवाना है, मतलब आयोडिक एसिड ही बनाना है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो इनको नोट कर लें, ये सारी है ना ओजोन की रिएक्शंस है, बट ये जो रिएक्शंस यहां बताई गई है इसको थोड़ा रिवाइज अच्छे से कर लेना, क्योंकि अब आगे जब आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पढ़ेंगे, जैसे Cl2 हो गया, H2SO4 हो गया, SO2 हो गया, KMnO4 हो गया, K2Cr2O7 हो गया, तो लगभग ये हेलोजन और सल्फर वाली जो रिएक्शन है और ये I8 वाली है, लगभग हर जगह आपको यही रिएक्शंस देखनी होती है ना, तो इसको देख लेना, बाकी डिस्कस करेंगे।